रामलाल बीमारी की अवस्था में बिस्तर पर लेटा हुआ तड़प रहा था। केशव की आंखों में आंसू थे। केशव, केशव बेटा, बरसों से एक रहस्य मैंने अपने सीने में दबा रखा था। अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं चाहता हूं कि अब उस रहस्य का खुलासा कर दिया जाए। ये सुनकर केशव बुरी तरह से रोने लगा। नहीं पिताजी नहीं, अभी आप बहुत वर्ष जिएंगे। आपकी आयु 100 वर्ष से भी ज्यादा होगी। ऐसा ना कहिए पिताजी। नहीं केशव, मुझे एहसास हो गया है कि अब मैं अधिक समय तक इस संसार में नहीं रहूंगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम कौन हो, और यह भी बताना चाहता हूं कि क्यों गांव के लोग तुमसे बात नहीं करते और कोई भी तुम्हारा मित्र नहीं बनता। मेरी बात ध्यान से सुनो। रामलाल इतना कह ही पाया था कि तभी उसे तेज खांसी हुई और उसने दम तोड़ दिया। पिताजी पिताजी नहीं नहीं पिताजी, आपके सिवा मेरा इस संसार में था ही कौन। अरे गांव में तो कोई मुझसे बात तक नहीं करता, कोई दोस्त नहीं बनाता, लेकिन इसके बाद भी मैंने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया। पिताजी आज सही मायनों में मैं अकेला हो गया। इतना कहकर केशव रामलाल को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। कुछ देर बाद केशव ने अपने पिता रामलाल का अंतिम संस्कार कर दिया। केशव घर पर अकेला बैठा उदासी में डूबा हुआ था। पिताजी तो छोड़कर चले गए। जो थोड़ा बहुत धन था वो भी अब खत्म हो गया। अब मुझे कोई काम धंधा ढूंढना चाहिए। जब तक पिताजी जीवित थे उन्होंने मुझे कोई काम करने ही नहीं दिया। इतना सोचकर केशव गांव के मुखिया के पास गया, जिसके पास गांव के कई खेत थे। अरे अरे, तू अंदर कैसे आ गया? अरे कहाँ घुसा चला आ रहा है? अरे तू है कौन? प्रणाम मुखिया जी, मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। अरे तू पहले मेरे घर से बाहर निकल। चल बाहर निकल, उसके बाद अपनी समस्या बताना। अरे बाहर तो निकल पहले। केशव चुपचाप बाहर आ गया। कुछ ही क्षणों बाद मुखिया बाहर आया। चल जल्दी बोल, यहाँ काहे के लिए आया है? मुखिया जी, आप तो जानते ही हैं कि मेरे पिताजी रामलाल कुछ दिन पहले स्वर्ग सिधार गए। जब तक जीवित थे तब तक मुझे काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और सच तो यह है कि उन्होंने कभी भी मुझे कोई काम करने ही नहीं दिया। अब घर का सारा धन खत्म हो चुका है, अनाज भी नहीं बचा। आपके पास गांव में बहुत सारे खेत हैं, किसी एक खेत में मुझे मजदूरी पर रख लीजिए ना। मुझे बस पेट भर खाना मिल जाए, मेरे लिए इतना ही काफी है। मदद कीजिए ना मुखिया जी, मदद कीजिए। अरे हलवा मदद कीजिए भाई, हम तुमको अपने खेत में नहीं रख सकते हैं और तुमको हम गांव में रहने दे रहे हैं ना, यही बड़ी बात है। अगर हमारा बस चले तो तुमको तो हम लात मारकर गांव से बाहर निकाल दें। चलो उठो यहाँ से, दफा हो जाओ, निकलो, चले आते हैं मुंह उठाकर। इतना कहकर मुखिया ने दरवाजा बंद कर लिया। केशव अपमानित होकर रोते हुए वहां से चला गया। कुछ दूर जाकर केशव पेड़ के नीचे बैठ गया। क्या करूं, किससे काम मांगूं, क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूँ, पड़ोस की गंगा मौसी से मदद मांगता हूँ। वैसे भी सिर्फ उनकी पुत्री राधा ही है जो पूरे गांव में मुझसे बात करती है। हाँ। केशव गंगा मौसी के घर गया। गंगा मौसी उसे देखकर क्रोधित हो गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? गंगा मौसी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप तो जानती हो ना कि मैं अनाथ हूँ, मुझे काम की सख्त जरूरत है। गांव के लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं। अगर आप हमारी सिफारिश कर दोगी गंगा मौसी, तो हमको कुछ ना कुछ काम मिल सकता है। हम कुछ भी करने को तैयार हो। घर पे सही बताऊं तो घर पे अनाज तक खत्म हो गया है मौसी। अरे तुझे गांव में कोई काम नहीं देगा, दफा हो जा यहाँ से। गंगा मौसी ने इतना कहा ही था कि तभी उनकी पुत्री राधा वहां आ गई। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? केशव बेचारा काम मांगने आया है और आप इसे इस तरह भगा रही हैं। इतनी बुरी तरह से तो किसी भिखारी को भी नहीं भगाते। बकवास बंद कर। राधा, कितनी बार कह चुकी हूँ कि इस मनहूस की तरफदारी मत किया कर। इतना कहकर गंगा मौसी ने केशव से कहा,
आइंदा यहाँ अपनी शक्ल मत दिखाना। इतना अपमान सहने के बाद केशव की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने घर की ओर लौट गया। केशव घर आकर फूट फूट कर रोने लगा। भूख से उसकी हालत बिगड़ चुकी थी क्योंकि उसने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। तभी वहां गंगा मौसी की पुत्री राधा थाली में खाना लेकर आई। अपना मन छोटा मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मेरा मन कहता है कि जो गांव वाले तुमसे नफरत करते हैं, एक दिन वही तुमसे प्रेम करेंगे। मैं जानती हूँ कि तुमने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। नहीं नहीं राधा, नहीं। ये सच है कि हमको इस वक्त बहुत ज्यादा भूख लगी है, लेकिन नहीं, मैं ये खाना नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकते? अरे क्योंकि अगर तुम्हारी माँ को पता लग गया ना कि तुम मेरे लिए खाना लेकर आई थी, तो वो मुझे बहुत बुरा भला कहेंगी। नहीं नहीं राधा। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। गांव वाले तुमसे क्यों नफरत करते हैं मुझे नहीं पता और ना ही जानना है। मैं बस इतना जानती हूँ कि वह सब इंसानियत के दुश्मन हैं और मैं गांव वालों जैसी नहीं बनना चाहती। अगर तुम मेरा जरा भी सम्मान करते हो तो यह खाना खाओ। केशव राधा का मन रखने के लिए खाने लगा। ए राधा, देखो, तुम हमारे लिए रोज रोज खाना नहीं ला सकती हो। मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन गांव में कोई मुझको काम देना ही नहीं चाहता। क्या करूं मैं? तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? जंगल से लकड़ियां काट कर बाजार में बेच सकते हो। अपनी मेहनत से व्यापार करके धन कमा सकते हो। केशव की आंखों में चमक आ गई। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही बात कही। लेकिन कुछ ही देर में उसकी आंखों में फिर निराशा छा गई। लेकिन मेरे पास तो कुल्हाड़ी भी नहीं है और कुल्हाड़ी खरीदने के लिए धन भी नहीं है। कुल्हाड़ी का इंतजाम मैं कर दूंगी। कल तुम गांव की सीमा पर मुझसे मिलना। मैं सबकी नजरों से बचते हुए एक नई कुल्हाड़ी लेकर आऊंगी। इतना कहकर राधा वहां से चली गई। अगले दिन केशव गांव की सीमा पर पहुंचा और राधा का इंतजार करने लगा। तभी उसकी नजर सीमा के पास खड़ी एक पुरानी आलीशान हवेली पर पड़ी जो वर्षों से वीरान थी। केशव उसे गौर से देखने लगा। तभी राधा वहां आ गई। इस हवेली को इतने गौर से क्यों देख रहे हो? बस समझ नहीं आता राधा। यह हवेली वर्षों से वीरान है और गांव के लोग जब भी इसके पास से गुजरते हैं तो डर से कांप जाते हैं। ऐसा क्यों? राधा गहरी सोच में डूब गई। माँ बताती है कि यहाँ एक समय में एक साहूकार रहता था। वो और उसकी पत्नी बहुत ही अत्याचारी थे। गांव के किसानों की सारी जमीन पर उन्होंने कब्जा कर रखा था। किसान खून पसीना बहाकर खेती करते और साहूकार सारा अनाज छीन लेता। गांव वालों को अपने ही खेत का अनाज खरीदना पड़ता था। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन साहूकार अपनी पत्नी के साथ जंगल गया और कहते हैं कि वो दोनों कभी वापस नहीं आए। उसके बाद से हवेली वीरान पड़ी है। सारे नौकर भी कुछ समय बाद चले गए क्योंकि वह भी उनके अत्याचारों से परेशान थे। खैर, इन बातों को छोड़ो, यह कुल्हाड़ी रखो। भगवान का नाम लेकर नया काम शुरू करो। इतना कहकर राधा वहां से चली गई। केशव जंगल की ओर चला गया। वो अच्छी लकड़ियों की तलाश करते करते घने जंगल के भीतर पहुंच गया। वहां उसे एक वृक्ष मिला जिसे देखकर वो बोला, हाँ, इस पेड़ की लकड़ी बहुत अच्छी लग रही है, चलो इसको ही काटूंगा।
लकड़ी काटते वक्त उसका पैर से टकरा गया और खून निकलने लगा। अरे रे रे, ये क्या हुआ? कुल्हाड़ी चलाते चलाते अचानक से मेरा पैर इस पेड़ पर कैसे लग गया? ओ हो। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी। लगता है तुम पहली बार लकड़ियां काटने आए हो। केशव इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। केशव ने जैसे ही ऊपर देखा, एक बंदर उसे घूर रहा था। अगले ही पल बंदर छलांग मारता हुआ उसके पास आ गया। हाँ, तुम्हारे पैर में तो बहुत ही खतरनाक चोट लगी है, रक्त भी बह रहा है। अगर इस पर जड़ी बूटी नहीं लगाई गई ना, तो यह जख्म नासूर बन सकता है। तुम रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। केशव डर गया। हाँ हे भगवान, ये बंदर पर ये मनुष्यों की तरह बात कर रहा है। लगता है मैंने किसी राक्षसी वृक्ष पर कुल्हाड़ी चला दी है। अब यह राक्षस मुझे छोड़ेगा नहीं। हे भगवान, राम राम। अरे क्या राम 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 राम? हनुमान जी भी कहो। हनुमान जी भी बहुत मदद करते हैं। अच्छा डरो मत, मैं कोई राक्षस वाक्षस नहीं हूँ। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर बंदर झाड़ियों में गायब हो गया। कुछ देर बाद वो जड़ी बूटी लेकर लौट आया। हाँ, लो इसे अपने पैर पर लगाओ, रक्त बहना बंद हो जाएगा। अरे लगाओ भी, देखो मत, लगाओ। केशव ने जड़ी बूटी अपने घाव पर लगाई। तो तुम कौन हो और तुम मनुष्यों की भाषा में बात कैसे कर रहे हो? क्या मैं किसी मायावी जंगल में आ गया हूँ? नहीं, ये कोई मायावी जंगल नहीं है। और जहां तक मेरी बात करने की बात है, तो समझ लो कि यह एक साधु का वरदान है। अब केशव का डर थोड़ा कम हो गया था। मेरा नाम केशव है। हो तो तुम्हारा नाम केशव है, लेकिन ये बताओ, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? क्या हो गया? वैसे तो मैं किसी को नहीं बताता, लेकिन जाने क्यों तुम्हें देखकर लगता है कि अपने मन की पीड़ा बांट लेनी चाहिए, शायद मन हल्का हो जाए। सुनो, बात यह है कि इतना कहकर केशव शुरू से लेकर अब तक की सारी घटना बंदर को बताने लगा। ओहो, तो तुमने सच में बहुत कुछ सहा है। ये बताओ, गांव में तुमसे कोई बात नहीं करता, कोई तुम्हारी मदद नहीं करता और कोई तुम्हारा दोस्त भी नहीं है। हाँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो चिंता क्यों करते हो? उदास मत हो, मुझसे दोस्ती करो, मुझे अपना दोस्त बना लो और मुझे अपने गांव ले चलो। क्या कहते हो? हाँ, ये बढ़िया उपाय है। लेकिन देखो, मैं तुम्हें ले तो चलूंगा, लेकिन अगर किसी ने तुम्हें बात करते हुए देख लिया तो वह तो तुम्हें राक्षस समझेंगे ना, और मुझे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वैसे भी वह मुझे पसंद तो करते नहीं है। जब भी कोई गांव वाला होगा ना, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा, चुपचाप रहूंगा। हाँ, ये ठीक है। वैसे भी मेरा कोई दोस्त तो है नहीं। अगर तुम मेरे घर पर रहोगे तो मेरा समय भी कट जाएगा। हाँ, बिल्कुल, चलो। लेकिन चलो कैसे? पहले लकड़ियां तो काट लो, जिस काम के लिए आए थे वो तो करो। दोनों मुस्कुराते हैं। केशव लकड़ियां काटता है। गट्ठर बनाता है और सिर पर रखकर गांव की ओर चल देता है। बंदर उसके साथ चलता है। केशव गांव की सीमा पर पहुंचता है। गांव वाले उसे और उसके साथ चलते बंदर को देखकर हंसते हैं। अरे देखो भैया देखो, अब तो यह बंदर भी साथ ले आया है। यानी कि एक बंदर पहले था, अब दूसरा बंदर भी आ गया। केशव अनसुना करता है और बाजार में लकड़ियां बेचने लगता है, लेकिन बहुत देर तक कोई ग्राहक नहीं आता। अरे अपनी लकड़ियां समेट और दूसरे गांव का रास्ता नाप। इस गांव में तुझसे कोई भी कुछ भी नहीं खरीदेगा, समझा? चला आया मुंह उठाकर लकड़ियां बेचने, बताओ भला। वो व्यक्ति चला जाता है। केशव निराश होकर लकड़ियां वापस लेकर अपने घर लौट आता है। उसकी आंखों में आंसू हैं।
ओ ये बताओ तुम उदास क्यों हो? अरे भाई, हिम्मत मत हारो। गांव वालों ने तुमसे गलत तो नहीं कहा। क्यों ना तुम लकड़ियां दूसरे गांव में बेचो। सही तो कहा उन्होंने है। दूसरे गांव? हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। हाँ और क्या, तो फिर तय रहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बंदर ने लकड़ी का एक गट्ठर अपने सिर पर रख लिया। दोनों दूसरे गांव की ओर चल पड़े। दूसरे गांव में केशव की लकड़ियां हाथों हाथ बिक गई। उसे अच्छी कमाई हुई। वह कुछ अनाज और सब्जियां खरीदकर बंदर के साथ घर वापस लौट आया। देखा, पहले ही दिन कितनी अच्छी कमाई हुई है। हाँ, सही कहा। अगर रोज दूसरे गांव में बेचूंगा तो बहुत आमदनी होगी। और नहीं तो क्या, कल फिर से लकड़ियां काटना। एक गट्ठर तुम ले जाना और एक मैं। इसमें काम भी बटेगा और कमाई भी बढ़ेगी। क्या कहते हो? केशव खुश हो गया। हाँ चलो भाई, अब तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे चिंता मत करो, मैं खाना बनाता हूँ। रुको रुको। केशव खाना बनाता है। वो और बंदर खाने ही वाले होते हैं। तभी एक भूखी लोमड़ी वहां आ जाती है। अरे मित्र, ये लोमड़ी तो हमारे गांव की नहीं लगती। अरे भाई, मुझे नहीं पता कि ये तुम्हारे गांव की है या नहीं। तुम्हारे गांव की लोमड़ी तुम जानो, मेरे जंगल की लोमड़ी मैं जानूंगा। अच्छा ठीक है। इसका चेहरा देखो, ध्यान से देखो। लगता है ये कई दिनों से भूखी है और बहुत कमजोर भी हो गई है। देखो देखो। हाँ, सही कहा। केशव लोमड़ी के सामने रोटी और सब्जी रख देता है। लोमड़ी झपट कर खाना खा जाती है। तुम सही कह रहे थे, ये वाकई में बहुत भूखी थी। देखो कैसे खा रही है। लगता है पूरे गांव में भटक कर आखिर में तुम्हारे पास आई है। देखो देखो देखो, कितने प्रेम से देख रही है तुम्हें। इसे अपने ही घर पर रख लो। हम जब जंगल जाएंगे ना तो यही तो घर की देखभाल करेगी। क्या कहते हो? हाँ, तुम्हारे आने के बाद सब कुछ कितना आसान लगने लगा है। उस दिन के बाद बंदर हमेशा केशव के साथ रहने लगा। बंदर के साथ रहने की वजह से केशव का मजाक उड़ने लगा। अरे भैया, केशव से गांव में कोई दोस्ती वस्ती तो करता नहीं है, तो इसी बहाने वो जंगल से किसी बंदर को पकड़ ले आया है। और वो बंदर तो ससुरा बहुत ही बड़ा मूर्ख है। केशव जंगल में लकड़ियां काटता है और वो बंदर अपने सिर पर गट्ठर रखकर उसकी सहायता करता है। अरे ससुरा बंदर है कि गधा। तभी वहां गांव का मुखिया आ गया और वो भी केशव का मजाक उड़ाने लगा। अरे उसकी किस्मत में जानवरों से दोस्ती करना ही लिखा है। सुना है कि उसके घर पर एक लोमड़ी भी आकर रहने लगी है। ये वही लोमड़ी है जिसे गांव में किसी ने मुंह नहीं लगाया। सब ने धक्के देकर निकाल दिया। उसको इस केशव ने मुंह लगा लिया। तीनों हंसने लगे और केशव का मजाक उड़ाने लगे। समय यूं ही बीतता गया, लेकिन एक दिन गांव में एक महामारी फैल गई। धीरे धीरे गांव के सभी लोग बीमार पड़ गए। केशव अपने घर पर बैठा हुआ था कि तभी राधा वहां रोती हुई आ पहुंची। अरे राधा, तू रो क्यों रही है? क्या हो गया? तुम तो जानते हो गांव में महामारी फैल गई है। मेरी माँ बहुत बुरी तरह से बीमार है। मेरे मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, क्योंकि इस महामारी ने अब तक गांव के 3-4 लोगों की जान ले ली है। यह सुनकर केशव गंभीर सोच में डूब गया। तभी बंदर, जो काफी देर से सुन रहा था, अचानक इंसानी आवाज में बोला, तुम्हारे गांव में जो महामारी फैली है उसका इलाज हो सकता है। राधा डर गई। केशव, ये कैसे हो सकता है? ये बंदर तो इंसानी आवाज में बात कर रहा है। अरे डरो मत, मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अरे मित्र, तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मेरे अलावा किसी और के सामने मनुष्यों की आवाज में बात नहीं करोगे। फिर क्यों बोले? देखो मित्र, मुझे क्षमा करना, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। समस्या ही ऐसी है। केशव ने राधा को सारी घटना बताई। राधा के दिल का डर कम हो गया। तो इस महामारी का इलाज कैसे हो सकता है? कोई भी वैद्य इसका इलाज नहीं कर पा रहा। हाँ, मैं वर्षों से जंगल में रहा हूँ। मैं एक ऐसी जड़ी बूटी जानता हूँ जिससे बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है। तुम चाहो तो मैं तुम दोनों को वहां ले जा सकता हूँ। क्या बोलते हो?
अगर ऐसी बात है तो फिर गांव के लोग जो केशव से नफरत करते हैं उनकी नफरत भी खत्म हो सकती है। हाँ, ऐसा हो सकता है। तो फिर ठीक है। अगली सुबह हम सब मिलकर उस जड़ी बूटी को लेने चलेंगे। अगली सुबह राधा, केशव और बंदर जंगल की ओर निकल गए। बंदर उन्हें एक खास जगह पर ले गया और एक झाड़ी की ओर इशारा करते हुए बोला, ये देखो, ये झाड़ियां नहीं, जड़ी बूटियां हैं। इन्हें तोड़ लो और पत्थर से पीसकर गर्म पानी में मिलाकर बीमार लोगों को पिलाओ। उनकी बीमारी फुर्र हो जाएगी, यानी कि दूर हो जाएगी। राधा और केशव ने सभी जड़ी बूटियां तोड़ ली और गांव लौट आए। रात भर केशव ने मेहनत से सारी जड़ी बूटियां पीस लीं। हमरी, अब तुम्हारी परीक्षा की बारी है। तुम्हें राधा के साथ गांव के सभी घरों में जाना होगा और बीमार लोगों को यह जड़ी बूटी देनी होगी। केशव गहरी सोच में डूब गया। अचानक उसके चेहरे पर क्रोध आ गया। अरे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, अगर राधा चाहे तो जड़ी बूटियां खिला सकती है। मैं कभी नहीं भूल सकता कि गांव वालों ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। उन्होंने हमेशा मेरा मजाक उड़ाया, धत्कारा, अपमान किया, क्या क्या नहीं कहा। मैं कभी सहायता नहीं कर सकता उनकी। नहीं जाऊंगा मैं। बंदर गंभीरता से बोला, ओ हो मेरे मित्र, मेरी बात सुनो। बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि किसी के मन में आपके लिए प्रेम जन्मे, तो आपको उसके लिए कोई भलाई का कार्य करना होगा। इंसानियत मनुष्य के अंदर से कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर गांव वालों ने इंसानियत नहीं दिखाई, तो क्या तुम भी अपने अंदर की इंसानियत खत्म कर दोगे? जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं रहती, वह इंसान नहीं, राक्षस बन जाता है। बताओ, क्या तुम राक्षस बनोगे? बोलो। राधा की आंखों में आंसू आ गया। हो तो तुम बंदर, लेकिन बात बहुत गहराई की कहते हो। केशव की समझ में बात आ गई। वो राधा के साथ गांव के मुखिया के घर गया। अरे अरे ससुरा, तू फिर से आ गया। काहे के लिए आया है? शांत हो जाइए मुखिया जी, शांत हो जाइए। देखिए, आपने मेरा बहुत अपमान किया, फिर भी मैं सब कुछ भूलकर आपके इलाज के लिए दवाई लेकर आया हूँ। मुखिया चौंक गया। केशव सच कह रहा है। जंगल में एक खास जड़ी बूटी मिली है जिससे बीमारी ठीक हो सकती है। ठीक है राधा, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूँ। केशव ने अपने हाथों से मुखिया को जड़ी बूटी खिलाई और गर्म पानी पिलाया। कुछ देर में मुखिया के चेहरे के दाने ठीक हो गए। अरे अरे, मैं तो बहुत सही महसूस कर रहा हूँ। मैं सही हो गया। हाँ, अरे मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया और तुमने फिर भी मेरी मदद की। वाह। केशव कोई जवाब नहीं देता और राधा के साथ घर से बाहर चला जाता है। उस दिन के बाद केशव और राधा हर घर जाकर जड़ी बूटियां बांटने लगे। कुछ ही दिनों में पूरा गांव महामारी से मुक्त हो गया। महामारी खत्म होने के बाद राधा खुशी से मिठाई लेकर केशव के घर पहुंची। केशव बंदर और लोमड़ी के साथ बैठा हुआ था। ये लो केशव, मुंह मीठा करो। हमारा सारा गांव महामारी से मुक्त हो चुका है। केशव खुशी से मिठाई खाने लगा। बंदर भी खाने लगा। जानते हो ये मिठाई किसने बनाई है? मेरी माँ ने। यह सुनकर केशव चौंक गया। ओहो, तो फिर तुम ये मिठाई यहाँ पर लाई ही क्यों? अगर तुम्हारी माँ को पता चल गया ना, तो वो तुम पर बहुत गुस्सा करेंगी। यही तो खुशी की बात है। माँ ने मुझे स्वयं कहा कि यह मिठाई केशव को जाकर दे आओ, क्योंकि उसी की वजह से हमारा गांव महामारी से मुक्त हुआ है। यह सुनकर केशव खुश हो गया। बंदर खुशी से उछल पड़ा। हाँ, आज का दिन तो तुम्हारे लिए बहुत खास है केशव। अरे भाई, जो गांव वाले तुमसे नफरत करते थे, अब उनके मन में तुम्हारे लिए प्रेम जाग उठा है। वाह भाई वाह। तभी अचानक राधा की माँ आ पहुंची। केशव, राधा और बंदर जैसे ही पीछे मुड़े,
उन्होंने देखा कि गंगा मौसी खड़ी थी। वो डरते हुए बोली, हे भगवान, एक बंदर इंसान की आवाज में बात कर रहा है। हमारी बात तो सुनिए। गंगा मौसी ने तुरंत राधा का हाथ खींचा। इधर आ। तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि यह बंदर इंसानी आवाज में बोल रहा था? जरूर ये कोई राक्षस होगा। नहीं माँ, ये राक्षस नहीं है, बल्कि इसकी वजह से ही गांव महामारी से मुक्त हुआ है। इस तरह राधा की माँ को केशव पर विश्वास हो गया और बोली, बेटा, मुझे माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। तुम बहुत ही नेक और दयालु इंसान हो। हमने तुम पर कितना जुल्म किया है और तुमने हमें और गांव वाले की जान बचाई। इस तरह से केशव पर गांव को गर्व होने लगा और सभी खुशी खुशी रहने लगे।